हेलो एवरीवन। आज हम अपने नेशनलिज्म इन इंडिया के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए देखते हैं और हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ और दो इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज कलकत्ता सेशन और दूसरा नागपुर सेशन। ये दोनों सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 आते आते नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा स्टेप था गांधी जी के द्वारा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि हर एक कॉइन का दो फेस होता है। फर्स्ट फेज चाहे कुछ भी कहे, सेकंड फेज भी होगा। फर्स्ट फेज में अपन बात करेंगे कि हाँ, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें गांधी जी ने फर्स्ट पॉइंट यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, किस चीज को प्रमोट करने के लिए? यूनिटी को प्रमोट करने के लिए दोनों मूवमेंट को मर्ज करने की कोशिश की। टॉक करते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। खिलाफत मूवमेंट, अगर इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने आता है तो इसको आप कैसे डील करेंगे? सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट, खिलाफत मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो बैकग्राउंड में आपको कल का लेक्चर अगर याद होगा तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण जो एलाइज पावर ने ओटोमन एम्पायर के ऊपर ओटोमन एम्पायर की कैलिफेट पोस्ट पे जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसका विरोध करने के लिए खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिक इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसने इसको लीड किया। तो किसने लीड किया? अगर आपको दो नाम याद है, मोहम्मद अली और शौकत अली, और अगर नहीं याद आते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? अली ब्रदर्स। किसने लीड किया? अली ब्रदर्स ने। ठीक है, ये भी चीज सेकंड पॉइंट में। और कंक्लूजन की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस कर दिया गया था। ये मूवमेंट उतना ज्यादा मास लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। लेकिन गांधी जी ने इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी और गांधी जी ने कहा कि हम नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। क्यों? ताकि यूनिटी इंक्रीज कर सके। एक काफी अच्छा स्टेप और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप भी सामने आया। अब देखो, इसका अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं कि क्रिटिकली एनालाइज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो ये क्वेश्चन को आप डील कैसे करेंगे? तो फर्स्ट एक वर्ड आपको यहां पे बहुत अच्छे से पकड़ना है, क्रिटिकली। क्रिटिकली एनालाइज में आप उस पूरे मूवमेंट के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में बताओगे, या किस तरीके से वो मूवमेंट फेल हुआ, या फिर उसमें क्या क्या खामियां थी। ये चीज कैसे क्वेश्चंस में आप डील करोगे? क्रिटिकली एनालाइज। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे क्रिटिकली एनालाइज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी कंटेम्पररी टू दैट पीरियड, जो भी आपका आगे का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको अपन डील करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या था और किस सोच के साथ वो बिगिन किया गया ताकि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर किया जा सके। पहली चीज। अब हमको उसके नेगेटिव पॉइंट देखने हैं, तो एक एक करके अपन नेगेटिव पॉइंट इसके देखना चालू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, या यहां पे एक और चीज के डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द सोसाइटी क्या क्या थे, वो भी अपन इसमें पैरेलल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि टाउन्स वगैरह में किस तरीके से मूवमेंट को व्यू किया गया, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी आपको बताएगा। देखो, टाउन्स में पहले सब लोग उत्साहित थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। सब लोग बहुत मोटिवेटेड थे कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गांधी जी ने और इससे भारत आजाद होगा। बहुत अच्छे से सब लोगों ने बढ़ चढ़कर जॉब्स को क्विट किया। किसको क्विट किया? जॉब्स को क्विट किया। ठीक है, फॉरेन जो गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया। फॉरेन गुड्स को क्या किया? बॉयकॉट किया और स्वदेशी चीजों को कंज्यूम करना प्रमोट कर दिया। हाँ, ब्रिटिश को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा लॉस हुआ। इनफैक्ट ब्रिटिश का फॉरेन ट्रेड 50% तक गिरा, जो कि काफी बड़ा नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या हुई? जब आप जॉब क्विट कर रहे हो तो क्या आपका लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सपोर्टेबल है कि आपको जॉब दे दे? फॉर एग्जाम्पल, कोविड के समय जब लोगों की जॉब छूट रही थी, तो क्या उस टाइम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सुटेबल था कि लॉकडाउन के समय लोगों को जॉब मिल जाए? तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। सेम चीज यहां देखने को मिली।
लोगों ने कुछ टाइम तो बढ़ चढ़ के जॉब को क्विट किया, चाहे लॉयर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबने जॉब क्विट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से वो वापस कहाँ ज्वाइन होना चालू हो गए, जॉब्स में जुड़ना चालू हो गए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि कंट्री साइड क्या क्या देखने को मिला, मतलब गांव वगैरह में क्या देखने को, कंट्री साइड का मतलब गांव साइड या सुदूर एरिया में क्या क्या देखने को मिला। तो कंट्री साइड यहां पे हम पहले एक केस लेते हैं, कहां का, अवध का। कौन सा केस देखेंगे, अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने एक प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड करने का सोचा कि हम कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड करेंगे पूरे रीजन में। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का मतलब ही गलत निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि नॉन कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट भी नहीं करना है, और इसको थोड़ा सा वो वायलेंस की तरफ ले गए। तो उनके साथ मिलकर नाई धोबी बंद जैसे उन्होंने ग्रुप बनाया, और वो काफ़ी सारे लोग मिलकर बाबा रामचंद्र के साथ इन लोगों ने अटैक कर दिया। कहाँ पे, ताल्लुकदार लोगों के घर पे। प्रॉपर्टीज़ के पेपर लिए, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था उसको रिटेलिएट किया उन्होंने। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और अवध में देखा जाए तो बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में वो मूवमेंट एक वायलेंस की तरफ मूव कर गया। सेकंड अगर हम बात करें कंट्री साइड में ही, तो ग्यूडम हिल्स आंध्र प्रदेश। ग्यूडम हिल्स आंध्र प्रदेश, यहां पे अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, एक ट्राइबल लीडर बहुत ही ज्यादा फेमस, अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने भी एक मूवमेंट को अलग ही दृष्टिकोण से देखा, अलग ही नजरिए से देखा। इन्होंने सोचा कि जो गांधी जी की हैट है, जो गांधी जी की टोपी है, वो बुलेट प्रूफ है, और उस टोपी को लगाकर हम ब्रिटिश के साथ फाइट कर सकते हैं। पर यह बात थोड़ी सी एक मतलब सोचने वाली है कि आप तीर कमान से बुलेट का सामना नहीं कर सकते, और यही हुआ। अलूरी सीताराम राजू को फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फाइनली मार दिया गया। तो ये दो ऐसे मूवमेंट थे जो कंट्री साइड में देखने को मिले। और देखो कहीं ना कहीं दोनों में ही क्या वायलेंस की तरफ लोग मूव करते दिखाई दे रहे थे। तीसरा अपन केस के बारे में बात करेंगे, या डीमेरिट या फिर क्रिटिकल पॉइंट के बात करेंगे, तो वो कौन सा था, आसाम का केस। कहां का केस था वो, आसाम का। आसाम में इस दौरान एक एक्ट लागू था। एक्चुअली पहले आसाम की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझो। आसाम काफी ज्यादा सपोर्टेबल क्लाइमेट रखता है टी प्लांटेशन के लिए, और टी प्लांटेशन होता है लेबर इंटेंसिव, क्योंकि एक एक पत्ती तोड़नी पड़ती है, और रोबोट या मशीन एक एक पत्ती को तोड़ नहीं सकती, एक एक पत्ती को पिक नहीं कर सकती है। तो ये क्या होता है, लेबर इंटेंसिव। तो इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन सा एक्ट लेकर आए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कि कब आया, 1859 में। कब आया, 1859 में। कौन सा एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसका बेसिक मोटिव था कि लेबर्स अपने ही एरिया में बाउंड रहेंगे, वो एरिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही वहां के लेबर्स को पता चला कि गांधी जी ने ऐसा कोई मूवमेंट चालू किया है, स्वराज जैसा कुछ कंसेप्ट दिया है, तो इन लोगों ने स्वराज का मतलब ही कुछ और निकाला। क्योंकि ट्रेनिंग ना होने से, लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज होने से, कनेक्टिविटी ना होने से, कम्युनिकेशन की कमी होने से, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से किसी चीज का मतलब निकाल रहा है। ठीक है, तो इस दौरान इन लोगों ने अलग मतलब निकाला, और ये लोग समझने लगे कि हम अपने गांव जा सकते हैं, अपने घर वापस लौट सकते हैं, और इसी के चलते ये लोग अपने घर की तरफ निकले। लेकिन ब्रिटिश ने इनको पकड़ा और बहुत बुरी तरीके से मारा, और काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बहुत बुरी हालत हो गई थी इस दौरान इन लोगों की। ठीक है, और आंदोलन के मतलब नारे वगैरह भी लगे कि भैया ये ऐसा वैसा, स्वतंत्र भारत की मांग उठी। लेकिन ऑल दो ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया था इन लोगों को। फिर ये रब कर देते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। फिर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज फोर्थ पॉइंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक प्रकार से लैक ऑफ ट्रेनिंग के कारण या लैक ऑफ आइडिया के कारण ऐसी चीजें देखने को मिली। दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी के गोरखपुर का एक छोटा सा एरिया चौरी चौरा, जहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने आके उन प्रोटेस्टर को छेड़ा, और जिसके कारण प्रोटेस्टर काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए, और बहुत सारे पुलिसमैन को उन्हीं के स्टेशन में बंद करके फायर लगा दी, उनको जिंदा जला दिया। और ये इंसिडेंस था 5 Feb
1922 का। कब का था ये इंसिडेंस? 5th ऑफ फेब 1922। अब देखो यहां पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चौरी चौरा इंसिडेंस। या अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस हाउ चौरी चौरा इंसिडेंस लीड्स टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। तो आपको चौरी चौरा के बारे में बताना होगा कि कैसे बिना ट्रेनिंग के, बिना कम्युनिकेशन के सत्याग्रह का मतलब कुछ और निकाला गया, स्वराज का मतलब कुछ और निकाला गया, और ये चीज किस में कन्वर्ट हो गई? वायलेंस में। और गांधी जी इसके काफी ज्यादा अगेंस्ट में थे। और 5th ऑफ फेब को जब ये इंसिडेंस हुआ तो इसके 7 दिन बाद यानी 12th ऑफ फेब 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रू कर लिया। इसका काफी विरोध किया गया कि गांधी जी को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, ऐसा काफी सारे लोग कहने लगे। तो ये चीज थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस था। ठीक है, अब आपके अगर 5 नंबर के लिए आता है कि क्रिटिकली एनालाइज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आप ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। और वन मोर थिंग एक बताना चाहेंगे कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट से क्या प्रॉब्लम है। देखो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक प्रकार से एक पिन पॉइंट छोड़ गया, एक दिमाग में लोगों के अंदर एक सोच छोड़ गया, एक हल्का सा दरार क्रिएट कर गया कि 2 कम्युनिटी के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच, अगर आप एक मूवमेंट चालू कर रहे हैं और दोनों के जो उद्देश्य हैं, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अलग अलग। खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ओटोमन एम्पायर पे जो ट्रीटी साइन कराई गई थी जबरदस्ती, उसको खत्म करना है। और नॉन कोऑपरेशन का क्या था? भारत को आज़ाद करना। जब 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव के मूवमेंट आपने एक साथ जोड़े तो क्या आप उससे पूरी तरीके से इंश्योर हो सकते हैं कि वो एक ही एम की तरफ मूव करेंगे? कभी नहीं। रास्ते अलग हो सकते हैं पर एम एक रहना चाहिए। इस कंडीशन में एम ही अलग अलग था, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई और उतना ज़्यादा ये वर्क नहीं कर पाया। आप ये भी एज अ 5th पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से, देखो ये जो पूरा चैप्टर है ये सिर्फ सोच पे आधारित होगा। यहाँ पे हम किसी फैक्ट को नहीं समझाएंगे, इसमें हम आपको एक वास्ट व्यू देंगे, एक डाइवर्स व्यू देंगे कि किस तरीके से लोग कैसे क्या सोच रहे हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।